हम्म, ये बात सही। तो हाँ, ज्योग्राफी इसमें तो ज्योग्राफी का भी हम लोग को बहुत कुछ देखा, जैसे होता है एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है जिसको हम बोलते हैं अलग से, नाम दे दिया वर्ल्ड में, और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, लेकिन इनमें चीज़ें हमें वही चीज़ें पढ़नी थी, टॉपिक वही सेम होते हैं कि वही नदी पर्वत पहाड़ और सब ये वायुमंडल जलमंडल ये सब अगर देखना होता है हमें, वो सब पढ़ना होता है। लेकिन हमें इसमें क्या देखना है कि जो हम लोग भी देखेंगे ज्योग्राफी है, अगर उसमें और ज्योग्राफी को बांटे देखेंगे तो ज्योग्राफी में देखने के लिए बांटेंगे, तो इसमें एक तो होती ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। तो हमें फोकस करना है अभी फिजिकल ज्योग्राफी भी हम लोग ज़्यादा देखेंगे। अभी हम लोग को भौतिक भूगोल देखना है। इसमें अंदर जो भौतिक भूगोल जैसे क्या, स्थल मंडल सुना है, स्थल मंडल है, जल मंडल, ठीक है, वायुमंडल हो गया, वायुमंडल, तुषार मंडल होता है, ठीक है, और ऐसे ही जैव मंडल, ठीक। ऐसे करके हम लोग फोकस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी कि कैसे कैसे स्थल की संरचना है, जलमंडल वायुमंडल ये सब ज़्यादा मेन, इनमें मेन चीज़ ये तीनों ज़्यादा देखेंगे। तुषार मंडल को भी समझेंगे, जैव मंडल को भी समझेंगे, ठीक है। ये क्या, और बाकी मानव भूगोल जनसंख्या वगैरह ये सब आता है इसमें, इसमें ये सब देखना है, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हमें जो समझना है ज्योग्राफी स्तर पे, पहले इसको समझेंगे, फिर धीरे इसी में जो वर्ल्ड के जो पार्ट होंगे वर्ल्ड के पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे उतरेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से इंडिया का बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्टली अभी इंडियन ज्योग्राफी में आ जाए, ठीक है, इंडिया की आंतरिक संरचना, भारत जो कैसे उसकी आंतरिक संरचना समझे, भारत की स्थानीय संरचना समझे ऊपर की, फिर उसमें नदी जल पहाड़ वगैरह देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इस स्तर पर अगर समझ लें सब चीज़ें, जलमंडल में सब कुछ नदी और इन सब की पर्वत पहाड़ की परिभाषा ठीक ठाक से देख लें समझ लें, तब फिर जब हम इंडिया में आएंगे तब हम इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छे समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है थोड़ी सी बात। इसलिए हम लोगों अभी हम लोगों को जो टॉपिक बनेगा ना ज्योग्राफी, तो मेन आएगा सब अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत आएगा। और हम लोग वो सब नहीं देखेंगे कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, ये सब किसे कहते हैं, वो सब जीके के छोटे छोटे पार्ट है वो देख लेंगे। जो बहुत जरूरी चीज़ है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अभी समझना क्या डायरेक्टली हम लोग यानी कि भौतिक भूगोल पे आ जाएंगे, यानी फिजिकल ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं। तो ये एक हेडिंग बड़ी सी आपको चाहे बन जाएगी फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंदर भी हम पहले क्या स्टार्ट कर लेंगे, स्थल मंडल, ठीक है। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी एक हेडिंग बनाने के बाद उसके बाद में एक हेडिंग डाल लो स्थल मंडल, ये एक तरीके से चैप्टर बनेगा पूरा ना, या यूनिट बना लो जो भी बना लो इसको चैप्टर। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक अब चलेंगे इसके अंदर, ये पूरा चैप्टर है, बल्कि इसकी पूरी पूरी बुक्स होती हैं अलग अलग स्थल मंडल के टाइप में। तो सबसे बड़ी हेडिंग चाहे उस ये फिजिकल ज्योग्राफी की उसके अंदर ही आएगा, लेकिन ये सब गायब करके सबसे बड़ी एक हेडिंग ये बनेगी स्थल मंडल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। अलग अलग पढ़ना तो लिथोस्फीयर, बाकी कुछ लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, ऐसे करके बोल देते हैं, लिथोस लिथोस इनको संग में जोड़ के बोल देते हैं, ठीक। हाँ, अब ये लिखा है जैसे कि स्थल मंडल है, स्थल का मतलब है पृथ्वी का स्थल, भारत का स्थल है, भारत पे भी स्थल मंडल, भारत का अगर सेपरेटली पढ़ना है तो भारत का स्थल। इधर आ जाओ थोड़ा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़े से इधर। स्थल मंडल में क्या हो जाएगा कि देखो, स्थल का मतलब है लिथोस्फीयर, जो ज़मीन के ऊपर की सतह है, हल्के 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 जो ज़मीन के ऊपर सतह है वो क्या है। अब एक के इधर ही बैठ जाते उठ के, सब लोग चेयर अपनी करो एक ही चेयर में। स्थल मंडल का मतलब क्या है, थोड़ा सा जो स्थल है भारत का स्थल है वो भी हमें देखना है, और पृथ्वी के पूर्ण देखना है, लेकिन हम भारत को स्पेसिफिकली बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर लेकर समझेंगे पृथ्वी में सब कुछ क्या है। तो स्थल मंडल जो हेडिंग डाली इसी में जैसे हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होगा, जैसे सबसे पहले हम देख लेंगे पृथ्वी को समझेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक। यानी जो पृथ्वी है हमारे पास, अगर पृथ्वी है, ठीक है, उसकी अंदर जो हम तो ऊपर अभी दिख रहा है हमें सतह पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसी है। यानी कि पृथ्वी का ऐसा एक भाग काटे हम, ठीक है, तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे आए पृथ्वी में, तो अंदर अंदर तक पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनी हुई है, ये हमें देखना है। किसके अंदर देखेंगे हम, स्थल मंडल के अंदर, ठीक है। इसी अंदर इसके अंदर दूसरा टॉपिक हम लोग जैसे पृथ्वी का आंतरिक संरचना बना लिख लिया, मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें हमें देखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गई स्थल मंडल के, अभी जलमंडल वायुमंडल तुषार मंडल जैव मंडल हम बाद में देखेंगे। स्थल मंडल के जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं उसके अंदर देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये बहुत जुड़े जुड़े टॉपिक हैं एक दूसरे से देखते रहेंगे। फिर हम देखेंगे भूचुंबकत्व देखेंगे, जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मतलब ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऐसे लिख सकते हो, अंग्रेजी ज़्यादा लिखने सबकी ज़रूरत हो नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी बता देंगे। भूचुंबकत्व,
यानी कि जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसे देखेंगे। लिखो लिखो, इसे लिखते रहो। फिर हम पृथ्वी की गतियाँ, तीसरा लिखो पृथ्वी की गतियाँ तथा अन्य मूलभूत अवधारणाएं। पृथ्वी की गतियाँ मतलब गतियाँ, पृथ्वी जो घूमती है ना, पृथ्वी की गतियाँ देखें, पृथ्वी की गतियाँ तथा अन्य मूलभूत धारणाएं, तथा यहाँ इसी में तथा अन्य मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत अवधारणाएं, अवधारणाएं तथा अन्य मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, ऐसे एक प्लेट टेक्टोनिक्स चलता है, वो थ्योरी चलती है, और वो सब देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, प्लेट विवर्तनिकी देखेंगे। उसी के अंदर देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका अगला लिख लो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, महाद्वीपीय, हाँ स्थल मंडल में। अगला महाद्वीपीय, ये सब हमें पढ़ना है अभी। हम लोग क्या तरीके से बना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, इसका अगर लिखो संवहन धारा सिद्धांत। संवहन, संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, और सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे जब इसकी, तो इंग्लिश वहाँ पे भी लिखवा देंगे, अभी खाली हिंदी तौर पर लिख लो। प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, भूकंप, इसी में लिख लो। ज्वालामुखी भी इसी में आ जाएगा। ज्वालामुखी कहाँ, इधर लिख दूँ, यहाँ लिख ले रहे हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, भूकंप, ये सब जब भूकंप अगर पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, हम लोग भूकंप को एक बार देख लेंगे, तब इंडिया में भूकंप कभी भी कभी कैसे आएगा तो हमें डायरेक्टली सब पता चलता रहेगा ये है क्या। तो पहले हम पूरी इसकी साइंस समझेंगे, सब कुछ क्या है, उसके बाद में हम इंडिया के या फिर किसी भी देश से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम आराम से समझाएंगे। ज्वालामुखी, भूकंप लिख लिया। सुनामी लिख लो, ऐसे सुनामी, इसमें ये सुनामी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, टी लिखते हैं पहले ना। ठीक है, टी पहले लिखते हैं, टी, और SUNAMI ऐसे लिखते हैं, टी सुनामी है ना। सुनामी हो गया। भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट है, भू संचलन हो गया। चट्टान है, ठीक है, ऐसे कर लिख लो। वो सी का मतलब संबंध धारा सिद्धांत है। ये हमको इसको देखना है स्थल मंडल में, मतलब ऐसे और भी एक दो चीज़ें रह जाएंगी, आदि करके लिख लो। अगर एक आध कोई चीज़ रह जाएगी तो हम बाद में देख लेंगे। जैसे चट्टान है, शैल चक्र, इसी में देखेंगे शैल चक्र, चट्टान व शैल चक्र देखेंगे। ठीक है, ये सब स्थल मंडल में देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, और बहुत समझ में आएंगे तो बहुत अच्छे से। बस ये है कि रिवीजन अगर साथ में चलेगा तो बहुत अच्छे समझ में आएंगी, फिर उसके बाद कोई रह नहीं जाएगा कुछ पढ़ने के लिए अलावा। फिर बस रिवीजन करना है। फिर जो नई अपडेट्स आ रही हैं, जो नई चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं इससे संबंधित, शैल चक्र आदि कर दो बस। अब तो अभी कुछ लग रहा दिख नहीं रहा, कुछ होगा एक आध चीज़ आएगी स्थल मंडल के रिलेटेड, तो वो भी देख लेंगे। ऐसे ही जैसे अब जल मंडल है, जल मंडल में हमें क्या देखेंगे, पृथ्वी पर जल देखेंगे कितना है कैसा नहीं है। चलो इसमें भी लिख लो, ऐसे कर लिख लो। जल मंडल है तो जल मंडल में लिख लो, एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, फिर आपको फिर डायरेक्टली बाद में ईजी हो जाएगा। जल मंडल में लिखो, पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मतलब जल कैसे बना, पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति। ठीक है, सागर नितल उच्चावच, सागर नितल उच्चावच। तो सागर का मतलब समझ, नितल का मतलब होता है सरफेस होता है सबसे नीचे की, बेड जिसे बोलते हैं। उच्चावच, उच्चावच जो ऊपर नीचे ऐसे करके, सागर नितल उच्चावच, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जल की उत्पत्ति, सागर नितल उच्चावच। महासागरीय जल का तापमान, लवणता, महासागरीय जल का तापमान, लवणता व pH मान। तापमान यानी वो महासागरीय जल का, लवणता, लवणता पता ना सैलिनिटी को देखते हैं, और pH मान, pH कैसे लिखेंगे, स्मॉल p बनाते हैं ना, और कैपिटल H, pH मान। मतलब महासागरीय जल की तापमान देखेंगे, लवणता देखेंगे, pH मान देखेंगे। अगला लिखो, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप,
मतलब अगला अलग लगाइए, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, टाइड एंड इब्स, ठीक है। ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपॉजिट, निक्षेप ही लिखा, निक्षेप, ठीक है। फिर महासागरीय संसाधन, यानी कि महासागर से हमें क्या संसाधन क्या क्या दिख रहे हैं, और महासागरीय प्रदूषण, प्रदूषण भी तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो महासागरीय प्रदूषण, ये महासागरीय प्रदूषण, ये थोड़ा टॉपिक अभी जल्दी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वायुमंडल में लिख लो, जलमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। वायुमंडल के अंदर लिख लो, वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के अंदर लिखो, पहला लिखो वायुमंडल की उत्पत्ति, पहले तुम वो चेक करें वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, जो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बना है ये कैसे बना। फिर वायुमंडल का संगठन व संरचना, अब जो बना उसके अंदर क्या क्या संरचना है, कहीं पे देखा ना परत देखी, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देखा क्षोभ मंडल, समताप मंडल सुने, तो वो परतें हैं जो कैसे बनी। तो पहले वायुमंडल की उत्पत्ति, फिर लिखो वायुमंडल के संगठन व संरचनाएं, यानी वायुमंडल का संगठन देखेंगे कैसे वायुमंडल बना, संगठन व संरचना, हाँ संगठन संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, संगठन को बोलते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तीसरा लिखो सूर्य ताप, सूर्य तप भी बोलते हैं लोग, सूर्य ताप, इंसोलेशन, जो सूरज की किरणें ऊपर आ रही है वायुमंडल की तरफ, तो उस पर कैसे इंसोलेशन लिखेंगे, सूर्य ताप या सूर्य तप भी लिखते हैं, सूर्य ताप, सूर्य तप, ठीक है। इसको दोनों में से कुछ भी लिखो, इंसोलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, जो ऊपर से किरणें सूरज की आ रही वो सूर्य ताप, और इसके कॉमन लगा तापमान, मतलब तापमान देखेंगे हम वायुमंडल कैसा रह रहा है। फिर अगला लिखो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी पृथ्वी पे हीट कैसे आ रही है जा रही है सब देखेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट लिखा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। तीसरे वाला है ना सूर्यताप, इसी में सब लिख लो, सूर्यताप है, तापमान है, अगर अगला पॉइंट भी बना लिया तब भी कोई बात नहीं, वो अगला ही पढ़ना पड़ेगा। सूर्यताप लिखा, उसके बाद तापमान लिखो, उसके बाद पृथ्वी का ऊष्मा बजट लिखो। अब लिखो ताप कटिबंध, ताप कटिबंध, थर्मल जोन जिसे बोलते हैं, ताप कटिबंध, इंग्लिश में लिख लो थर्मल जोन, जहाँ इंग्लिश ज़रूरी होगी वहाँ ज़रूर लिखेंगे हम लोग, बाकी थोड़ा हिंदी में फोकस रखेंगे। थर्मल जोन, ताप कटिबंध, कटिबंध कैसे लिखेंगे, कटिबंध, ठीक है, थर्मल जोन, ताप कटिबंध। अगला लिखो वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब एयर प्रेशर से बोलेंगे, ठीक है, और वायुदाब पेटियाँ, वायुदाब फिर वायुदाब पेटियाँ, यानी कि एयर प्रेशर और एयर प्रेशर बैठा एक ही में, नीचे उसी में नीचे लिख लेना वायुदाब लिखो, ऐसे कर वायुदाब लिखा, फिर लिखा वायुदाब पेटियाँ, ठीक, वायुदाब, वायुदाब पेटियाँ, पवने, पवने जो पवन होती पवन, पवने, तो ऐसे पवन है, पवन ऐसे लिखा होगा आपने, जैसे ये पवन लिखा हमने, तो पवने लिखा, उसी में हम देखेंगे इसी के अंदर होती है प्राथमिक पवन होती है, ठीक है, प्राथमिक, क्या हुआ, वायुमंडल देखा था, वायुमंडल का संगठन और संरचना, संगठन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। जैसे पवने लिखा तो पद में प्राथमिक देखेंगे, द्वितीय देख, प्राथमिक पवने ऐसे इसमें कैटेगराइज होगा, प्राथमिक पवने होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ऐसे खाली कैटेगराइज मार दो, जब वहाँ पढ़ेंगे तब समझ आएगा। प्राथमिक पवने, हाँ ऐसे ऐसे ना पवने की कैटेगरी, प्राथमिक पवने होती है कुछ, ठीक है, और फिर द्वितीय पवने ऐसे, द्वितीय पद में, ठीक है, ऐसे करके वहाँ पर पहुँचेंगे तो बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी खाली नाम के लिए। तृतीयक पवने, तृतीयक ऐसे, तृतीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फिर अगला पॉइंट बना लो, जैसे प्राथमिक पवने में होती है ना व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवना, ध्रुवीय पूर्व पवने, ऐसे करके, और उसमें द्वितीयक में मानसून आ जाएगा, चक्रवात आ जाएंगे। द्वितीयक पवनों में कौन से, मानसून जो होता है वो चक्रवात जैसा उसमें आते हैं, ठीक है। अब अगला लिखो आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ऐसे लिखेंगे, आर्द्रता, आर्द्रता, ये दा है, आर्द्रता इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। आर्द्रता, संघनन,
संघनन, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, संघनन, वर्षण, जलवायु प्रदेश आदि। संघनन, संघनन, फिर वर्षण, जलवायु प्रदेश आदि। जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि। और कोई अगर आ जाएगा इसमें देख लेंगे। अब क्या बचा? तुषार मंडल बचा। तुषार मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रायोस्फेयर, सी क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर। इसमें लिखो हिमनद, जैसे हिमनद, क्रायोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं तुषार मंडल को। तुषार मंडल पूरा लिखना, मैंने तुषार लिख के छोड़ दिया वहाँ पे। तुषार मतलब क्या होता है? जमा हुआ जो जल होता है ना, उसे तुषार बोलते हैं। जो जब जल जम जाता है ना, उसे बोलते हैं जमा हुआ जल। उस पर लिख लेना ऊपर, जमा हुआ जल तुषार। तो हिमनद पहला लिखा। दूसरा लिखो हिमनद व जलवायु परिवर्तन। हिमनद ही देखेंगे, जलवायु क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। हिमनद है ना, हिमनद व जलवायु परिवर्तन। हिमनद व, हाँ मतलब जैसे अब हिमनद का जलवायु परिवर्तन से रिलेशन देख लेंगे। फिर आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। आर्कटिक, जो आर्कटिक प्रदेश है ना हमारा, जैसे आर्कटिक व अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक व अंटार्कटिक प्रदेश में होने वाले परिवर्तन। यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं, जो धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो हम सब देखेंगे इसमें क्या 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 हो रहा है। फिर ये जैव मंडल है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा, और ये पर्यावरण का टॉपिक आ जाएगा। जैव मंडल ये पर्यावरण वाले मुद्दे में देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें तुषार मंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, हमसे ग्लेशियर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। जो जमा हुआ जल क्या, बर्फ़ की, जहाँ जहाँ बर्फ़ बनी हुई जमा ग्लेशियर्स हैं वो पढ़ना है। वो ग्लेशियर का जो एक समझेंगे हिमनद होता क्या, उसे देखेंगे। उसके बाद में जहाँ जहाँ जैसे आर्कटिक प्रदेश में अच्छे का जम है, और अंटार्कटिक में फिर में परिवर्तन जो हो रहे हैं वो देख लेंगे। बस इतना ही है। और वो क्या है, जैव मंडल में लिख लो जो पर्यावरण के बारे में ना, पर्यावरण का टॉपिक, पर्यावरण में हम अच्छे देखेंगे। अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें इतना नहीं देंगे, ठीक है। बाकी ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें क्या है, जनसंख्या है ना, जनसंख्या वगैरह है, अधिवास है, जनसंख्या, अधिवास, और ये सब ऊर्जा, ये सब हम इसमें देखेंगे ऊर्जा वगैरह क्या है। लेकिन अभी हम इस पर फोकस्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब ये सब ये पर्यावरण का मुद्दा है। इकोलॉजी में पर्यावरण का ज़्यादा मुद्दा है, तो हम वहाँ पे इसे अच्छे विस्तार से देखेंगे। इसमें सब क्या क्या चीज़ें होती हैं पर्यावरण वगैरह। पर्यावरण एक पूरा अलग से सब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग, उसको अच्छे देखेंगे, ठीक है। अब एक हेडिंग बढ़िया सी डालो, ये स्थलमंडल के अंदर हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहला हाँ, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, जैवमंडल इंग्लिश बोलेंगे बायोस्फीयर। अब एक हेडिंग बड़ी, इस सबसे बड़ी एक हेडिंग डालो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक, इंग्लिश में क्या लिखोगे इसे, आंतरिक को क्या लिखेंगे, इंटरनल लिख लें, ये लिख लो। और इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ द अर्थ को भी लिख लो, लेकिन ये सब भूगोल के अंतर्गत आएगा। लिखा, ठीक। तो पृथ्वी का परिभाषा लिख लो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परिभाषा लिखो। इससे क्या मतलब है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है क्या, बोल रहा हूँ, लिखो। इससे तात्पर्य, यानी किससे तात्पर्य, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तात्पर्य भूगर्भ की रासायनिक संरचना, भूगर्भ की रासायनिक संरचना, भूगर्भ, भू मतलब पृथ्वी, और गर्भ मतलब उसके अंदर की तरह, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब हमारा क्या है, पृथ्वी की, इससे तात्पर्य भूगर्भ की रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना, ठीक है। भूगर्भ, भूगर्भ की रासायनिक संरचना और भौतिक दशाओं से है, और भौतिक दशाओं से है, यानी कि भूगर्भ में, ठीक है, भूगर्भ की रासायनिक, मतलब इससे तात्पर्य भूगर्भ की रासायनिक संरचना और भौतिक दशाओं से है।
लिखा। अब ये कि रासायनिक संरचना क्या है, तो रासायनिक संरचना के लिखो इसके अंदर। रासायनिक संरचना से मतलब यानी रासायनिक संरचना के अंतर्गत, रासायनिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्माण, पृथ्वी के आंतरिक भाग के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों और खनिजों, आंतरिक भाग के, आंतरिक भाग के निर्माण, आंतरिक भाग के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों और खनिजों के अध्ययन से है। तत्वों और खनिजों मतलब इससे तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है, उसका निर्माण जो हुआ है, उस निर्माण में भाग जो ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तत्व और खनिजों के अध्ययन से, ठीक है। यानी कि इन तत्वों और खनिजों का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कैसे बना। ठीक, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी। और भौतिक संरचना से मतलब क्या है, भौतिक संरचना मतलब इससे क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की भौतिक दशा, मतलब आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों की भौतिक दशा, मतलब चट्टाने वहाँ पे चट्टानों की भौतिक दशा, इसमें सही सही पढ़ी नहीं, चट्टानों की भौतिक दशा। ठीक, भौतिक दशा मतलब जैसे क्या, ठोस हैं, अंदर की चट्टानें ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं आदि। ठीक है, मतलब किस दशा में है, ये बात समझ में आ रही। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब हमने देखा क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है कि पृथ्वी के जो रासायनिक संरचना, मतलब भूगर्भ, जो पृथ्वी का भूगर्भ है उसकी रासायनिक संरचना कैसी है और भौतिक दशाएं कैसी हैं। जो भूगर्भ का मतलब अंदर गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में अंदर, तो उसमें रासायनिक संरचना से मतलब क्या हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर का जो भाग जो बना हुआ है, जैसे हम तो सतह पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी का जो अंदर का भाग बना हुआ है उसमें जो निर्माण किसी ने बनाने में कुछ तो लगेंगे, तो तत्व खनिज जो आए हैं, रासायनिक संरचना देखना है तो तत्व और खनिज जो हैं उनका अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर तत्व और खनिज कैसे है, तो पृथ्वी के अंदर की दशा पता चलेगी। क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि मेन हेडिंग क्या है हमारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो मेन हमारी ये, तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है, हम पृथ्वी के भूगर्भ में जो रासायनिक संरचना है कैसी है और भौतिक दशा कैसी है ये देखेंगे। तो रासायनिक संरचना का मतलब हुआ कि आंतरिक भाग में जो निर्माण ले रहे हैं, तत्व और जो खनिज निर्माण ले रहे हैं, वो तत्व और खनिज कैसे, उनका अध्ययन करेंगे, तब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। फिर क्या है, और भौतिक दशाओं से मतलब क्या, जो अंदर चट्टाने हैं वो चट्टाने किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में, प्लास्टिक अवस्था है आती है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आदि करके लिख दिया कि उसमें भौतिक दशाएं कैसी हैं। ये तो हमारे घर परिभाषा समझे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने हेडिंग डाली है उसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हम देखेंगे क्या कि भूगर्भ में दशाएं अंदर कैसी हैं, तो उसमें दशाओं में रासायनिक संरचना कैसी है, भौतिक दशा कैसी है। और रासायनिक संरचना का मतलब हुआ कि जो बन रहा है अंदर का पार्ट, उसमें तत्व जो खनिज जो पार्ट ले रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो भौतिक दशाएं पृथ्वी के नीचे, उस पर भौतिक दशाएं वो कैसी हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, किस अवस्था में है, किस अवस्था में स्टेट में है, तो वो हम देखेंगे उसमें। तो अब क्या है, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये उद्देश्य हमारा ऐसा क्या है कि हम ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्यों पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे लिख लो कि या तो इसमें लिख लो कि आवश्यकता बना लो हेडिंग, या फिर लिख लो कि इसका उद्देश्य, तो ऐसे लिख लो कि आवश्यकता में लिख लो कि मतलब, और इसमें चाहे ब्रैकेट लिखना क्यों पढ़ें, ऐसे कर लिख लो ब्रैकेट में ऊपर, क्यों पढ़ें, अगर मुझे जानना है तो क्यों जानना है, तो अभी हम पता चले कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, हमें इसको जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें यार। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ऐसे बता दे रहा हूँ, तो ऐसे लिख लो जैसे कि एक पॉइंट क्या हुआ कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी हमें जानने की, लिखा ये पहले क्या हेडिंग बनेगी, परिभाषा पहले हेडिंग बनी थी, एक आपकी आवश्यकता बनेगी कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कैसे क्या है हम जो जाने। तो इसमें एक में जैसे लिखो कि जैसे पता है सतह पर हम लोग रहते हैं, पहले समझ लो ऐसे सतह पर देखते हैं कि पृथ्वी में कहीं पहाड़ बन रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर कुछ अंतर्जात बल हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, पृथ्वी के नीचे काम कर रहे हैं, उसके कारण पृथ्वी पर जो पृथ्वी की सतह पर है कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ विनाश हो रहा है,
मतलब कहीं देख लो तो जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई बढ़ती रही, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। वो क्यों बढ़ रही है वो भी हम देखते रहेंगे। तो वो कुछ बढ़ रहा है, कुछ का विनाश हो रहा है, कहीं पे धरतियाँ थोड़ी नीचे जा रही हैं, उसमें सागर नितल में गिरती जा रही हैं, और कहीं पे ज्वालामुखी फट रही है। ये सब जो सतह पे हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका कारण जानने के लिए तो पृथ्वी में कुछ अंतर्जात बल हैं, नीचे एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, उसके कारण जो कुछ हो रहा है। तो हमें इसलिए पृथ्वी के नीचे क्या हो रहा है उससे हमें जानना पड़ेगा, ताकि जो सतह पर निर्माण और जो भूकंप वगैरह आ रहे हैं, निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चल रही है, उसको हम ठीक से समझ आएँ कि हमें पता चल रहा है कि हिमालय की पर्वत तो ऊंचाई हो रहा है, हिमालय तो पर्वत ऊंचा हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन हम ये कैसे हो रहा है वो हम तभी जान पाएंगे नीचे के हम दशांश ठीक से जान जाएँ, समझ में आ रहा। तो इसलिए हमें एक तो उद्देश्य में क्यों पता चला कि इसमें लिख लो कि पृथ्वी की सतह पर निर्माण तथा विनाश, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है। इसका मुख्य कारण मतलब निर्माण तथा विनाश, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है। इसका मुख्य कारण अंतर्जात बल है, मतलब भूगर्भ में अंतर्जात बल है, जिसका मुख्य कारण अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल, इस अंतर्जात बल को बोलते हैं एंडोजेनेटिक, और इंग्लिश में एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक। तो जब हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेंगे तो उनसे हम इन बलों का, ऐसे जो अंतर्जात बल हैं, ठीक है, और ये एक बल नहीं, अंतर्जात बल का मतलब एक बल का नाम नहीं, अंतर्जात का मतलब अंदर बल लग रहे हैं। अब वो एक ही लग रहा होगा, कई सारे बल होंगे, अलग अलग बल होंगे। तो इन बलों का हम पृथ्वी के अंदर जब आंतरिक ज्ञान लेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान लेंगे, तो हमें इन बलों का ज्ञान मिलेगा, इन सारे बलों का। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा किसी बल से कुछ बढ़ रहा है, किसी बल से कुछ टूट रहा है, किसी बल से ज्वालामुखी आ रही है, ऐसे हमें पता लग जाएगा। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या है, निर्माण और विनाश चल रहा है, भू आकृतियाँ, कहीं पहाड़ बन रहे हैं, कहीं पर ज्वालामुखी हो रही है, सब घटनाएं घट रही हैं। फिर क्या है स्थल, अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्थल मंडल, जो आप देखेंगे आगे, स्थल मंडल जो हमारा है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ठीक है, ये भी क्या बनेगा पृथ्वी के अंदर से ही, इनकी संरचना से रिलेटेड है। लिखो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के निर्माण की प्रक्रिया भी, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के निर्माण की प्रक्रिया भी, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया भी पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के उत्तरदायी है। इनके निर्माण की प्रक्रिया भी पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों द्वारा हुई है। ठीक है, यह द्वारा उत्तरदायी है। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, ये समझ में आया कि जो जलमंडल हमें समझ में आया कि कैसे बना ये सब, और वायुमंडल कैसे बना, ये पृथ्वी की कहीं ना कहीं, पृथ्वी के अंतर जो गतिविधियाँ हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं संबंधित है ये सब चीज़ें। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम जानकारी लेंगे तो हमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इनके बारे में जानकारी मिलेगी कैसे बने। और अब अगला पॉइंट लिख लो कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति समझ में आएगी। ये जब हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, दंडी चुंबक है कोई, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, विकास, इससे संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, विकास, कि चुंबकीय नीचे है ना मैग्नेटिज्म है, ठीक है। अब क्या है, अब मानव जो है वो अपने विकास के लिए, जो हम लोग विकास के लिए जो हमें संसाधन चाहिए होते हैं, जो बहुत सारे तत्व वगैरह हैं, जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, वो भूगर्भ से तो मिलते हैं, जमीन के अंदर से तो मिलते हैं, आयरन वगैरह सब। तो इसमें क्या लिखोगे, मानवीय विकास के लिए, ठीक है, तो मानवीय विकास लिखो, मानवीय विकास के लिए भूगर्भ से मानवीय विकास के लिए भूगर्भ से संसाधन, तो जो संसाधन आ रहे हैं उसका हमें ठीक से महत्व, हमें सर्वेक्षण करना पड़ेगा,
और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हमें पता चल जाएगी तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ऐसी जगहों पे ये संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, इसलिए हमें सर्वेक्षण और इनका महत्व वगैरह पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिख लो, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी पता चल जाएगा। अंदर से देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, वर्तमान दशा और भविष्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, वर्तमान दशा और भविष्य की जानकारी, ये भी हम अगर आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी उत्पत्ति यानी पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी की वर्तमान दशा इस टाइम क्या है और भविष्य में कहाँ तक पृथ्वी सर्वाइव करेगी, कब इसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा वो हमें पता चलेगी। या लिखो पृथ्वी की उत्पत्ति, वर्तमान दशा और भविष्य के बारे में जानकारी। ठीक, अब क्या है, अब लिखो पृथ्वी मतलब अन्य, ऐसे लिख लो पहले, अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी। अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बनने की प्रक्रिया लगभग एक समान है। पृथ्वी जब जैसे बनी ऐसे अन्य ग्रह भी बने। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के अंदर की संरचना हम पता कर लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि और अन्य ग्रहों की संरचना भी कैसी कैसी लगभग अमूमन कैसी है। ठीक, तो ये तो हमें ज़रूरत पड़ रही है, लिख लिया। मतलब अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी हमें इससे कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें अन्य ग्रह कैसे कैसे बने वो भी हमारी जानकारी उससे हो जाएगी। इतने पर मेरा फेस आ रहा है वैसे इसमें, फिर ठीक है। क्या ऑनलाइन वालों को थोड़ा अजीब लगेगा ना कि इधर आराम से खड़े हो जाते हैं तो दिखता नहीं फेस, अगर इतने फेस आ रहा तो ठीक है। यहाँ समझ में आया, यानी कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। यानी हमने देखा कि जो पृथ्वी पर भू आकृतियाँ हैं, जो अगर जो कभी पहाड़ बन गए, कहीं नदियाँ हैं, कैसे बन रही हैं समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ अंतर्जात बल है, नीचे से कुछ बल काम कर रहे हैं जो उनको बनाने में काम कर रहे हैं, पहाड़ों को नदियों को काट रहे हैं, कहीं नादे कहीं गार्ज बन जा रहा है बहुत बड़े से, कहीं वैली और घाटियाँ हो रही हैं, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या है, अंतर्जात बल है। गुड जॉब। तो अंतर्जात बलों का अध्ययन हमें हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले लेंगे तो उन अंतर्जात बलों का अध्ययन हो जाएगा और अंतर्जात बलों के कारण हम पता चल पाएंगे कहाँ पर निर्माण कैसा है, कैसे, उस हिसाब से हम थोड़ा सा भविष्य के लिए सचेत हो जाएंगे। ठीक, ऐसे हमने फिर देखा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये बनने की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों से संबंधित है। तो वो इसलिए हमें इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता करनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र, हम देखते हैं कोई हम चुंबक अगर स्वतंत्र ऐसे लटका देते चुंबक तो देखते हैं उसका नॉर्थ उत्तर दिशा में चला जाता है। ऐसे कोई फ्रीली लटका दो किसी चुंबक को तो नॉर्थ उसका इधर घूम जाएगा, जो नॉर्थ और साउथ पोल जिस चुंबक में होते हैं तो वैसे घूम जाएगा। ऐसा क्यों है, कुछ तो जो मतलब जो ऐसे चुंबकीय तत्व वाले जो पदार्थ होंगे वो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर पाए जाते हैं, वो ऐसा क्यों, तो वो उसके लिए पता करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति और उसका विकास, ये भविष्य क्या है वो सब देखेंगे। और मानवीय जो मानव है अपने भूगर्भ से संसाधन जुटाता है, वो भूगर्भ से निकालता है, लोहा है, आयरन, ये सब है ना, ये सब, और जो यूरेनियम, थोरियम है और जितने भी तत्व हैं ऐसे करके, तो वो लिथियम है, ये सब भूगर्भ से ही हमें मिलते हैं। तो भूगर्भ से संसाधन जब हम जुटाते हैं तो इसलिए हमें उसका सर्वेक्षण करना कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है और हमारे लिए कहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो वो सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी होगी कि यहाँ पे ऐसे कर इतना सारा मटेरियल, इतना सारा पदार्थ है, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। और पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो लगभग एक ही प्रक्रिया से बने हुए हैं। जब ऐसे करके ना विस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, ऐसे पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे कैसे एक विलक्षणता का बिंदु था, मतलब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, कि ऐसे करके आकाशगंगा बहुत जुड़ी होंगी। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था तो नेब्यूला क्रिएट हुआ, कुछ सुना है ऐसा, तो नेब्यूला क्रिएट हुआ था। वो फिर उसमें धूल और गैस के कण ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते नेब्यूला घूमते घूमते इतना घूम रहे तो पास सिकुड़ गए, तो गुरुत्वाकर्षण लग गया, सब आस में पास आ गए। फिर वो घूमते घूमते इतना तेज हो गया, जैसे अब ऐसे घूमोगे, हाथ फैला के घूमोगे तो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं पदार्थ वगैरह वो थोड़ा दूर होंगे। जब आप ऐसे कर घूमोगे तो आपका घूमने की तेज हो जाएगा, ऐसे फैला दोगे तो स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो वो नेबुला ऐसे स्पीड इस हिसाब से घूमते घूमते पास में आई, फिर उसमें से ऐसे करे सब निकले एक संग में। तो उसी में पृथ्वी और अन्य ग्रह भी बने धीरे धीरे। पृथ्वी के फिर देखते बीच में हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन घूमते घूमते फिर हीलियम बन गया, ऐसे फिर चमक उत्पन्न हुई, ऐसे करके वो सब क्रिया हम एक बार देखेंगे। तो ये अन्य ग्रह सब पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी और जो अन्य ग्रह सब एक ही साथ बने लगभग, इनकी प्रक्रिया सबको समान है। तो अगर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाएगी तो हमें चंद्रमा के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, पास के ग्रहों पर जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं उनकी मास की जानकारी मिल जाएगी। तो हमें वहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह थोड़ा करना आसान हो जाएगी, हम भी देख पाएंगे वो कैसे बना है, उसमें सर्वाइविंग कैसी है, वो सबको समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें ज़रूरत पड़ गई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आवश्यकता हमारी क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है। अब हम लोग देखेंगे कि अब एक हेडिंग बनेगी, दूसरी होगी हेडिंग आवश्यकता क्यों है। अब तीसरी देखो स्रोत की, अगर ठीक है चलो अब करना है, हमें ये करना है, क्या करना है कि हम चलो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कर दिया, स्रोत क्या है हमारे पास, कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानेंगे, क्या एक हेडिंग बनाओ स्रोत। इसको इरेज कर दें तो जल्द। स्रोत में एक हेडिंग बनाओ प्रत्यक्ष स्रोत।
स्रोत बना, स्रोत, सोर्सेज, इंग्लिश में बोलेंगे सोर्सेज। तो प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष, ऐसे डायग्राम बनाने से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में लिखना चाहो ब्रैकेट में तो प्राकृतिक लिख लेना, स्रोत, स्रोत लिखा, स्रोत। तो स्तोत्र और स्रोत अलग अलग होते हैं, एक जैसा मत लिख लेना, ठीक। यानी कि हमें अब देखने थे, स्रोत देखेंगे कि हमें ये स्रोत, हम देखेंगे एक प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब जो प्राकृतिक तौर पे हमें मिल जाते हैं, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी एक तो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, यानी प्राकृतिक तौर पे मिल जाती है, और क्या है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। ऐसे लिखते हैं स्रोत, ना कि ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं लिखा, ऐसे नहीं, ये स्रोत है, ये स्रोत है, ये सोर्सेस। चलो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, हाँ अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसको अगर देखना है तो कृत्रिम, यानी कि जो आर्टिफिशियल हम जो अपने पास से कर रहे हैं, कृत्रिम का क्या बनना है शायद, ठीक। यानी इसमें क्या हुआ, तो प्रत्यक्ष स्रोत में, जैसे स्रोत में प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत देंगे। अप्रत्यक्ष में क्या देखेंगे, प्रत्यक्ष के अंदर ही अगर देखना है तो इसमें एक तो में ड्रिलिंग, यानी प्रवेदन, प्रवेदन, ड्रिलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिलिंग, ड्रिलिंग जो करते हैं ना, ड्रिलिंग। और क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, वोल्केनो, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत में लिख लो ताप, दाब, घनत्व संबंधी दशाएं, ताप, दाब, घनत्व संबंधी दशाएं, ठीक है। ताप, दाब, घनत्व संबंधी दिखा है, ऐसे लिख लो भूचुंबकतीय, यानी कि भूचुंबकत, गुरुत्व, उल्का पिंड, भूचुंबकत, चुंबकत, उल्का पिंड, उल्का डबल ला है, पिंड, ठीक, उल्का पिंड, उल्का पिंड, उल्का, उल्का, उल्का पिंड होता है, उल्का होता है, उल्का होता है, उल्का, उल्का पिंड। और क्या, गुरुत्व संबंधी दशाएं देखेंगे, गुरुत्व, ठीक है। उसके बाद भूकंपीय तरंगे, और कुछ आएगा वो भी देखेंगे अनुसंग में, ठीक। ये लिखो तेजी से, जल्दी से, ठीक। अब हम लोग देखो प्रत्यक्ष स्रोत में देखेंगे, आ नहीं रही, थोड़ा सा शायद और ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा होता वो उसमें जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो अब देखो पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा एक दो बार लिख लेंगे जो भी लिख पाओ। जैसे क्या है कि स्रोत का मतलब क्या है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना करनी है। अब ठीक है, अभी तक हमने देखा कि परिभाषा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब क्या है, यानी कि रासायनिक संरचना कैसी है पृथ्वी के अंदर और भौतिक दशाएं कैसी हैं, इसलिए हमें पृथ्वी की इसका मतलब वो ये परिभाषा से देख लिया। फिर हमने देखा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अगर तो हमने देखा कि भाई जो निर्माण दशाएं की प्रक्रिया सब हो रहा है, इस वजह से हमें देखना है। फिर जलमंडल, वायुमंडल ये सब इसी से बना है, इसलिए देखना है। फिर मानवीय संसाधन हमें मिल रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हमने देखी, इसलिए हमें पता चल गया ठीक है, चलो आवश्यकता पता चल गई, हमें पढ़ना है। लेकिन उसके स्रोत क्या पता कैसे करेंगे, अब ये स्रोत का मतलब हम कैसे पता करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हम जानेंगे कैसे। अब तो जानेंगे कैसे, उसके तरीके हमारे पास क्या है, एक तो प्रत्यक्ष तरीका है, सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा प्राकृतिक तौर पे, ये हमने कुछ अपने पास से नहीं बनाया, प्राकृतिक तौर पे ये प्रवेदन और ज्वालामुखी, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष क्या है, और जैसे कि उससे हमें अनुमान लगा, ये डायरेक्टली हमें दिख जाएगा, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली तौर पर हमें दिख जा रहा है।
और अप्रत्यक्ष का मतलब हम कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हमें कुछ देखा, उसके साथ अनुमान लगा कि अच्छा इसके हिसाब से लग रहा है ऐसा है। अब वो हम क्या समझेंगे, जैसे इसमें समझो प्राकृतिक और प्रवेदन करा, यानी ड्रिलिंग करी सीधे हमने, खोदा नीचे से, जो हमें निकल के आया हमने सामान, हमारे पास डायरेक्टली चीज़ है वो, उसको हमने रिसर्च वगैरह कर लिया, पढ़ लिया और दिखा लिया कि पृथ्वी के अंदर ऐसा है, सीधे हमने खुद खोद के देख लिया। लेकिन हम इसकी सीमा समझेंगे, इसकी सीमा है। फिर ज्वालामुखी क्या है, अपने आप ज्वालामुखी है, नीचे से अपने आप लावा आया, मतलब मैग्मा बोलते हैं, नीचे ऊपर आ जाता है लावा बोलते हैं, तो वो नीचे से आया, फिर हमारे पास ऊपर निकला, धरती पर आया, जब वो ठंडा हुआ तो हमने उसे उठाया, फिर देखा कि नीचे से आया, तो यानी नीचे से ये चीज़ें, यानी कि पृथ्वी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें डायरेक्टली पता चल गया, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं दिखी, हम साफ साफ दिख रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर क्या है कि ये क्या है, हमें अब जब डायरेक्टली हमें ये मिल रहा है नीचे से, ये हमने डायरेक्टली ड्रिलिंग कर ली और फिर हमने ज्वालामुखी से भी नीचे आ गया, तो हमें जानकारी मिल गई आंतरिक संरचना की। लेकिन हमें फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी, अप्रत्यक्ष तौर पे कृत्रिम हमें अपने पास से कुछ तरीका अनुमान लगाने पड़े, क्योंकि ये सीमाएं इनने थोड़ी सी क्रिएट कर दी, इन पर लिमिटेशन आ गई है, पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दे नहीं पाए। यानी क्या है, प्रवेदन अगर हम देखेंगे, इसमें एक हेडिंग डाल लोगे तो प्रवेदन में, तो मैं बता रहा हूँ, अब प्रवेदन या फिर ऐसे डाल लोगे प्रत्यक्ष के अंदर प्रवेदन, मैं बता दे रहा हूँ, अपने पॉइंट से लिखना। प्रवेदन का मतलब क्या है, ड्रिलिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा डाल रहा देखिए, प्रवेदन लिखो, उसके अंदर लिखो ड्रिलिंग। प्रत्यक्ष स्रोत तो हेडिंग डलवा के बताना तो ना, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब डायरेक्टली हमें जो स्रोत नीचे से प्राप्त हो रहे हैं, प्रवेदन के लिखे अंदर, ठीक। तो ये दक्षिण अफ्रीका में शॉर्ट में लिख देना, तो रॉबिन्सन गर्त, ठीक है, रॉबिन्सन गर्त के नाम लिख लो, रॉबिन्सन गर्त, ठीक। ये हमने रॉबिन्सन गर्त है, ठीक है, खदानें वगैरह दक्षिण अफ्रीका में हीरो की ज़्यादा है ना, तो रॉबिन्सन गर्त नामक सोने की खदान थी वहाँ पे, ठीक। उसमें 4 से 5 किलोमीटर तक हम नीचे ड्रिलिंग करी हमने, 4 से 5 किलोमीटर तक हमने ड्रिलिंग करी है उसमें, ठीक। और जो 4 से 5 किलोमीटर की सूचना हमें मिल गई चट्टानों की, 4 से 5 किलोमीटर तक की, यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार से ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऐसे ही हमें जो आर्कटिक प्रदेश है, ठीक है, आर्कटिक प्रदेश में रूस के कोला प्रायद्वीप, यानी रूस के रसिया है ना, रसिया, उसके कोला प्रायद्वीप, इसमें हम 11 से 12 किलोमीटर तक कैसे पहुँचे, लगभग 11-12 किलोमीटर तक पहुँचे, ऐसे ही लगभग 12 किलोमीटर। ये लगभग का साइन होता है, ऐसे बना देते थोड़ा सा ऐसे करके, ये लगभग 12 किलोमीटर तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमने यानी ड्रिलिंग हमने करी जब, तो हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में एट मैक्स यहाँ तक पहुँचे 4 से 5 किलोमीटर, उसके नीचे हम नहीं खोद पा रहे हैं, ठीक। और फिर हमने एक रूस के कोला प्रायद्वीप की तरफ वहाँ पे देखा, आर्कटिक प्रदेश में, वहाँ हम लगभग 12 किलोमीटर तक चले गए नीचे, तो उसके बाद नीचे हम नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब जा पा रहे हैं ऐसा नहीं है, हम पे मशीन नहीं उस हिसाब से, वो शायद खुद नहीं पा रहा हो नीचे, या फिर मान लो कोई ऐसी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं जा रहा वहाँ नीचे जाकर फेल हो जा रहा हो, कि हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो हम इतना तक पहुँचे हैं। उसके बाद में चलो ये तो ज़मीन से आप ऐसे करो देख रहे हो, अगर हम समुद्र में नीचे घुस जाए जाके, समुद्र में तो पहले अपना वो गहरा है, यानी कि ज़मीन पे हम यहाँ पे खड़े हैं जब, ठीक है, और हम जो समुद्र की तो गहराई अपने आप ऐसे गहरा है, तो समुद्र की गहराई यहाँ पे नीचे जाके यहाँ से ड्रिलिंग कर लें, ठीक है, यानी कि यहाँ से जब ड्रिलिंग करिए तो हम 4 से 5 किलोमीटर कहीं पहुँच पाएँ, वहाँ पे आर्कटिक प्रदेश में देखा तो 12 किलोमीटर तक पहुँच पाएँ ऐसे लगभग, तो हम समुद्र में ऐसे उतर जाए नीचे जाके, फिर यहाँ से ड्रिलिंग करना चालू कर दें, तो इसे बोलते हैं डीप ओशियन ड्रिलिंग मेथड, ठीक है, तो डीप ओशियन बोलते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है कई जगह, ठीक है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ऐसे लिख लो, इसी में क्या चल रहा है, यानी ड्रिलिंग में अगर पढ़ेंगे तो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, या इसको इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। डीप ओशियन मतलब समुद्र में बहुत गहराई पर, डीप का मतलब गहराई, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ के मिलके काम करने लोग, इंटीग्रेट होता है ना जोड़ के, मतलब इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी कि हम यहाँ से भी प्राप्त कर रहे हैं ड्रिलिंग से, यहाँ से भी अगर मिल जाए तो यहाँ से भी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है,
तो अब जब यहाँ से पहुँचे तो यहाँ पे तो अब इसमें भी अलग अलग कठिनाइयाँ होती है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से भी कर लें। जब हम पानी ऐसे पानी ऊपर है और जब यहाँ होता है ना पानी का भी दबाव बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ भी इतना बहुत आसान नहीं कि हम सोचें कि इतना नीचे, तो क्योंकि इसकी भी कई हज़ार किलोमीटर गहराई है। ऐसा नहीं है 12 किलोमीटर हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये 12 किलोमीटर ही ऊपर से कई हज़ार किलोमीटर गहराई होता है। तो हम एक तो अपने जब इसके तल पे पहुँच जाएंगे तो कई हज़ार किलोमीटर तो वैसे नीचे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे तो पानी मिल रहा है। यहाँ पे कोई पृथ्वी का आंतरिक संरचना हम देखेंगे अच्छा यहाँ मछली यहाँ कुछ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा तब यहाँ से। तो यहाँ पे और टफ एक तरीके से है कि आप तो इतना दबाव झेलना पानी का और फिर आपको यहाँ से निकालना है अंतर की संरचना, वो भी हम पढ़ेंगे। ये कैसे सब ऐसे क्या, ये सी बेड जो सागर इसे बोलते हैं, सागर नितल जो हम लोग बोल रहे हैं ना, सागर नितल। सागर और नितल का मतलब वो बेड नीचे का बिल्कुल, इसे तल को बोलते हैं नितल, नीचे का बिल्कुल निचला तल, ठीक है, ऐसे बोलेंगे सागर नितल। तो इसके नीचे जाने में तो ये डीप ओशियन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड मतलब मिलजुल के कई देश काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब मिलजुल के, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जापान के कुछ वैज्ञानिक उन्होंने अच्छा खासा थोड़ा सा अच्छा रिसर्च करके वो उन्होंने ड्रिलिंग काफ़ी नीचे तक कर ली, थोड़ी सी जानकारी निकाली और वो पृथ्वी के काम में भी आ रही है अंतिम संरचना के लेवल को लेकर। तो यहाँ पर क्या है ये डीप, अब लेकिन इन सब की सीमा क्या हमने बात करी है, सीमाएँ इनकी बनी हुई कि यहाँ तक देगा कि 4 से 5 किलोमीटर पहुँच पाएँ, 12 किलोमीटर पहुँच पाएँ। अब जो पृथ्वी है ना, ऐसे पृथ्वी है, हालांकि हम देखेंगे शेप भी देखेंगे पृथ्वी का, हम गोल मान के चलना है अभी, ठीक है, गोल है नहीं, उसका शेप थोड़ा जियोइड है और वो देखेंगे कैसा है, वो ऐसे थोड़ी सी बनी है पृथ्वी, ठीक, वो भी हम देखेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन हम मान लें ऐसा है तो एक तो त्रिज्या तो होगी ना इसकी कुछ, तो ये बिल्कुल बीच में सेंटर है, तो ये त्रिज्या लगभग कितनी है पता है पृथ्वी की, 6371 किलोमीटर ऐसे लगभग त्रिज्या है इसकी, 6371 किलोमीटर तक हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, अगर हम सतह पे खड़े हैं लगभग इतनी है। और हम पहुँच कहाँ तक पाएँ, 4 से 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक ही पहुँच पाएँ। हमें जहाँ अगर अंदर की जानकारी लेनी है तो मैं यहाँ तक की तो बहुत कुछ अछूता रह गया अभी है, तो हमसे हम 12 किलोमीटर तक मैक्सिमम पहुँच पाएँ। और यहाँ से भी कितना नीचे और पहुँच पाओगे, यहाँ से भी अगर आप ये सब गिना थोड़ी जाएगी कितनी भी गहराई हो, इसका मतलब थोड़ा पहुँचो हम 3000 किलोमीटर गहरे पहुँच गए। आप जो यहाँ से चालू करोगे वो हम देखेंगे ज़्यादा, तो यहाँ से भी हम ज़्यादा इतना 12, 50, 30 ऐसे पहुँचेंगे। लेकिन हमें तो पहुंचना कितना, 6371 किलोमीटर तक हम पहुँचे, तब हम कह पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर की संरचना ऐसी ऐसी है। तो ये इनने सीमा क्रिएट कर दी कि भाई हम इतना तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लिमिटेशन होगी कि हम ड्रिलिंग इतना ज़्यादा नीचे नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा नीचे कर पाएंगे तो हो सकता है आसपास में भूकंप आ जाए, चट्टानें खिसक जाएँ, बहुत ज़्यादा नीचे ड्रिलिंग करेंगे, या फिर हमारे इक्विपमेंट्स नीचे ज़्यादा काम ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, उनको जो हमें कनेक्टिंग भेजना है, या फिर जैसे अगर कैमरा भी भेज रहे हैं तो नीचे वो उसका कैमरा की जो सेंसेशन है वो नहीं पहुँच पा रही, कुछ भी हो रहा है, लाइटिंग नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम वहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन है कि हम और नीचे नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें लगे पहुँचना इतना है, ये हमें अनुमान हो गया कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और लगभग ठीक है, इसलिए इससे तो हमारा काम नहीं बन पाया, यानी कि जो इससे प्राप्त सूचना है जो हालांकि मतलब 4 से 5 किलोमीटर की ये बिल्कुल पक्की पुख्ता है कि ऐसा ही है पृथ्वी की 4 से 5 किलोमीटर की दशा नीचे की ऐसी है, 12 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गए, इसकी भी दशा साइंटिस्ट ने बता दी कि इसकी दशा ऐसी है, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन हमें तो इतना भी अछूता रह गया, हमें ये भी पता करना है, इस वजह से यानी कि जो इसकी जानकारी है वो गलत नहीं है लेकिन बहुत कम है, बहुत सीमित है हमारे पास, इसलिए हमें थोड़ा सा दूसरा देखना पड़ा। फिर हम देखते हैं ज्वालामुखी पे आ गए हम कि ज्वालामुखी पे आ जाएंगे, ज्वालामुखी में क्या है, वो लावा आ रहा है ज्वालामुखी से निकल के, तो ज्वालामुखी पता ना अगर ऐसे ज्वालामुखी होती है तो इसको वेंट बोलते हैं, ये छिद्र होता है, ठीक है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है ना, और जो निकलता है जब उसको इरप्शन बोलते हैं, ये तो पता ही ना। तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें से लावा निकल रहा है अंदर से, मतलब नीचे यहाँ मैग्मा बोलते हैं जब वो पिघला हुआ पड़ा होता है, जब बाहर निकल आता है पृथ्वी की सतह पे तो इसे बोलते हैं लावा, ठीक है। इसमें कई सारी गैसेस होती हैं, वो सब होती है, हम जब ज्वालामुखी को पढ़ेंगे ठीक से तब देखेंगे ज्वालामुखी में अंदर क्या है, लेकिन हमें मोटा मोटा भी समझना है मैग्मा लावा। तो ज्वालामुखी भी अगर जब ये ऐसे प्रतिवेदन हेडिंग डाली तो ज्वालामुखी में भी हेडिंग डाल के 2-3 ऐसे पॉइंट लिख लो कि ज्वालामुखी में क्या है, कि एक तो पहली बात तो हमें ये नहीं पता चल रहा है, ये जरूरी थोड़ा ना लिखवाना ज्वालामुखी परिभाषा क्या है, कि वो एक छिद्र होता है उसे वेंट बोलेंगे, ठीक है, पदार्थ गलित अवस्था में पदार्थ होगा, तब तो पदार्थ होगा, वो निकल के आगे उसको लावा बोलते हैं, ये सब लिखवाना है, वो तो पता ही है कि मैग्मा लावा सब कुछ। तो ज्वालामुखी में क्या है कि ज्वालामुखी से जो लावा आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो लावा आ रहा है वो हमें लावा आ रहा है वो कितनी गहराई से आ रहा है वो नहीं पता है हमें, जो लावा जो निकल के आ रहा है वो कितने गहराई से आ रहा है ये हमें एग्जैक्टली पता होगा तो हम थोड़ा अनुमान लगा लें कि ठीक है, यानी कि पृथ्वी की अगर मान ली चलो ये अगर लावा यहीं से निकल के आ रहा है डायरेक्टली, लावा यहाँ से निकल के आ रहा होता हमें पता होता तो हम समझ जाते कि पृथ्वी के अंदर की दशा ऐसी ऐसी है कि यहाँ से लावा आएगा, वो कभी ऊपर आया, उससे ऊपर आया, ऊपर से आज बाहर निकल आया, तो हम समझेंगे सबसे नीचे से आया है और पृथ्वी के अंदर की दशा ऐसी है। लेकिन ये हमें पता ही नहीं कि पृथ्वी की जो लावा आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, और लगभग कुछ अनुमान लगाया गया, वो तो ऐसे लगा रहे हैं कि लगभग जो लावा आ रहा है वो 2900 किलोमीटर के गहराई के आसपास से आ रहा है, 2900 किलोमीटर की गहराई के, मतलब पहले लिख लो ना कि लावा कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं, ठीक, इसमें लिख लो लावा कहाँ से कितनी गहराई से आ रहा है ये पता नहीं,
और उसी के फिर ब्रैकेट में लिखना है लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई, कुछ अनुमान ऐसे बताते हैं, ठीक है, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई यहाँ से आ रहा है, यानी कि लावा पहले तो कितनी गहराई से आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, जो लावा जो निकल के आ रहा है ना, ऐसा होना चाहिए कि ठंडा वंडा, उससे ठंड, जब लावा ठंडा होता है तभी हम पता कर पाते हैं कि जैसे अगर लावा निकल के आया, जब मैग्मा आया नीचे से लावा निकल के आया, तो ऐसा तो नहीं तुरंत ही उठा लिया हमने चलने देके, वो इतना ज़्यादा कि सब कुछ गला देगा, तो वो ठंडा होने देंगे उसे हम कि ठंडा होगा, तब उसके बाद रिसर्च वगैरह उस पर कर पाएंगे ठीक से। और सबसे ठंडा लावा जो आज तक सबसे ठंडा लावा भी हुआ है, यानी कि यहीं पे लिखना है जो सबसे ठंडा हुआ लावा, वो भी उसकी भी सबसे ठंडा, तो उसका तापमान कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे ठंडा होने पर भी कि इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है वो, तब भी इतना गर्म है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो हम लोग 44 से गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी गर्मी पड़ रही, तो हम लोग कितनी गर्मी लगती है, वो 800 डिग्री सेंट सबसे ठंडा लावा, यानी कि सबसे ठंडा अगर है तब भी तो इतना ठंडा है, तब भी तो इतना गर्म है, मतलब सबसे ठंडा होने के बाद भी वो कहेगा मैं बहुत ठंडा हूँ, तब भी इतना ज़्यादा गर्म है। तो इसको भी छूने के लिए हमें बहुत, उसमें भी ऐसे कुछ ऐसे हमें मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे जो पिघले ना, जले ना, है ना। अगर हम कोई साधारण ग्लव्स से पकड़ लेंगे तो वो भी जल जाएगा, पूरा हमारा हाथ तक जल जाएगा, यानी हमें तो इंसान को तो दूर रहना ही पड़ेगा इससे। फिर अलग तरह की गैसेज निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेज होती है, वो हमें हार्मफुल, हमारी बॉडीज़ की हार्मफुल होती हैं, तो वो सब भी हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा। यानी कि इससे भी हमारी लिमिटेशंस क्रिएट हो गई कि ठीक है चलो हम लावा निकल भी रहा है, ये भी अंदाज़ा नहीं कहाँ तक है, और ये पता चल रहा है कि 2900 किलोमीटर के आसपास जा रहा है, क्योंकि हम जब देखेंगे ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ठीक से यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से तो लावा नहीं आ रहा है, ठीक। वो हम देखेंगे इसकी परत पृथ्वी को समझेंगे कैसे बनी, यहाँ पे कैसा एरिया, पृथ्वी का ये एरिया कैसा है, पृथ्वी का ये एरिया कैसा है, वो हम सब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि बिल्कुल नीचे से तो नहीं आ रहा है, ये तो पक्का क्लियर है। तो वो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई से आ रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए ठीक है 29 यहाँ से आ रहा है, 2900 किलोमीटर गहराई से आ रहा है, तब भी हमारा कितना रह गया, बहुत ऊँचा रह गया। 2900 को पूरा 3000 मान लिया हमने कि 3000 किलोमीटर से आ रहा है, तब भी तो 3371 किलोमीटर रह गया, यानी कि उसकी भी जानकारी में नहीं मिल रही। अगर हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी दशाएं हो रही हों जो भविष्य में हमारे लिए ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रही हों, अगर वो हमें पता चल जाए, मतलब ये 3000 की चलो मान लो पता चल गया, तो लावा से पता चल गया, नीचे का 3000 वो हमारे साथ अछूता है भी, अगर ये कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा पृथ्वी पे कल को बहुत दिक्कत क्रिएट करने, अगर इसकी पता चल जाए तो हम तो इसको समझ जाए पहले से ही भविष्य में, या इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है वो पता चल जाए, ये बात है ना। इसलिए क्या है, यानी लावा, और फिर लावा हमने बताया कि लावा ऐसे तो नहीं जैसे निकल के आएगा तुरंत ही हाथ बार डाल के मशीन वगैरह यूज़ कर लो, वो बहुत सबको गला देगा, इतना ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको ठंडा होने देने जा रहे हैं, और ठंडा होते होते भी इससे सबसे ठंडा आज तक इतना पाया गया, इससे ठंडा हुआ ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में बहुत गर्म है। तो यानी इससे भी हम बहुत जानकारियाँ नहीं निकाल पाएंगे कि हमें जो जानकारी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारी यहाँ पे भी लिमिटेशन क्रिएट हो गई कि ठीक है लावा से जितना भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, जितना ठंडा हो गया उसके बाद लावा हालांकि फिर चट्टानों में जब बदलेगा वो बहुत टाइम बदलेगा, मतलब एक बार ऐसा नहीं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड कभी ठंडा ही नहीं होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, उसको ठीक से रखो, बहुत सालों तक रखो, कभी ना कभी ठंडा होगा, हमेशा इतना गर्म थोड़ी रहेगा, लेकिन वो बहुत टाइम चले, इतना टाइम टेकिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस, क्योंकि चट्टानें वगैरह ये सब बनी है, इजली से तो बनी है, ठीक है, हम जब देखेंगे। लेकिन सबसे ठंडा होने के बावजूद इतना है, उसे बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दो तो इतने में तो पता पृथ्वी की आयु फटाफट बढ़ती चली आ रही है, हमें जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा लेनी है, तो इसलिए लिमिटेशंस क्रिएट हो रही है। मतलब सूचनाएं तो मिलती है इससे हमें कि पृथ्वी के अंदर से गैसेज निकल रही है, ये निकले वो निकल रही है, वो देखेंगे जब बॉयल करने पड़ेंगे, मड बॉयल करने पड़ेंगे, कहीं से कीचड़ निकल रही है, कहीं से सिर्फ गैस निकल रही है, कहीं से सिर्फ पानी निकल रहा है, वो भी देखेंगे, कहीं गर्म पानी देखते हो ना आप, कहीं देखते हो पहाड़ों वगैरह चले जाओ तो नीचे से गर्म पानी निकलता है बड़े आराम से, लोग वहाँ पे नहाते बड़े प्यार से, मतलब इतनी ऊंचाई पे जहाँ 70 ठंडा पड़ रही है तो वहाँ पे क्या गर्म पानी निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है वो हम सब समझेंगे। तो जानकारी कुछ तो मिल रही है हमें, लेकिन वो जानकारी इतनी पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम पृथ्वी के अंदर की पूरी जानकारी आइडिया लगा पाएँ और उससे आने वाले भविष्य में अपने लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। इसलिए हमें बढ़ना पड़ा थोड़ा सा अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ, कि इनडायरेक्टली हो जाए कि डायरेक्टली जो दो हमारे पास थे, तो आप खुद खोद के देख लें और जो नीचे से अपना निकल रहा है उससे पता कर लें, अगर उससे पूरा पता लग गया तो ठीक है, फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें जब इनसे सीमाएं क्रिएट हो रही, हमसे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही पृथ्वी के अंदर की, तो हमें थोड़ा बढ़ना पड़ा अप्रत्यक्ष स्रोत की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे धीरे धीरे करके कि उसमें क्या है, ताप दाब घनत्व संबंधी दशा देखेंगे, यानी पृथ्वी पे जो पृथ्वी के नीचे सतह है और इन सतहों का ताप देखेंगे कैसा है, वो हम पढ़ेंगे अभी जब समझ में आएगा। दाब देखेंगे, घनत्व संबंधी दशा देखेंगे, भू चुंबकत्व देखेंगे, नीचे के अंदर के जियो मैग्नेटिज्म है वो देखेंगे कि अंदर कुछ ऐसी दशाएं पाई जा रही हैं जो चुंबक के गुण पा रहे हैं, कुछ पदार्थ में चुंबक के गुण पाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से देखेंगे। फिर उल्का पिंड, जैसे कि कभी कभी कोई होता है ना एस्ट्रॉइड गिर गया आके, ठीक, वो उल्का पिंड आया, मेटराइड से बोलते हैं, वो आया वो गिर गया, जब वो गिर जाता है तो वो हम उसको देखेंगे, वो आया तो ब्रह्मांड से और ब्रह्मांड में पृथ्वी है, आसपास ये सब बने तो एक ही जैसे हैं, तो जब वो गिर के हमें ठंडा वंडा हो जाएगा उसको जब उसकी रिसर्च कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पृथ्वी के अंदर की दशाएँ कैसी है, क्योंकि वो भी उसी प्रक्रिया में बना है जिस प्रक्रिया में पृथ्वी बनी है,
ठीक है ना, ब्रह्मांड में से तो आया, ये तो नहीं बहुत दूसरे को दूसरी गैलेक्सी से आया हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो यही से कई गिरते और गिरे भी हैं कई बार, तो उनसे रिसर्च पा के तो हमें अनुमान भी लगा कि पृथ्वी के अंदर कैसी है, लेकिन पूरा फिर भी नहीं पता चल रहा। तो इसलिए इन सबको मिला के मतलब अभी भी ये नहीं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को मिला के हम बहुत जानकारी जुटा ली कि पूरी पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिल गई। अभी भी हमारी जानकारी बहुत अच्छी होती है हमारे पास, कि अभी भी हम बहुत मतलब इन्होंने इतनी सीमा क्रिएट कर दी, इन लोगों ने बहुत मदद करी, इनसे अनुमान लगाया गया है। मतलब जैसे उल्का पिंड है, उल्का पिंड के हमने देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि पृथ्वी की बिल्कुल सेम ऐसी होगी, बस अनुमान लगाया इससे हमने कि अगर ये ऐसा है तो पृथ्वी में अंदर अलगावत ऐसा होगा, और एग्जैक्टली है या नहीं वो भी नहीं गारंटी से कह सकते हैं, लेकिन ये सब अनुमानित तौर पे हैं। ये प्रत्यक्ष इसलिए लिखा है कि डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि यही है, ये सब अनुमान पे चल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, और वो 100% सही बिल्कुल नहीं है, ये अनुमानित तौर पे हो भी सकता है, लेकिन कई बार ये अनुमान बहुत सही रहते हैं, इसलिए इन पर बहुत भरोसा करा जाता है कि अनुमान ऐसे भी वो हवाबाई तो करेंगे नहीं, अनुमान बहुत रिसर्च करने के बाद फिर अनुमान लगा के कहते हैं, और कभी बहुत हद तक सही भी बैठते हैं, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो अब अप्रत्यक्ष एक हेडिंग बनेगी, ठीक है, उसमें एक बड़ी ये इसमें हम देखोगे अप्रत्यक्ष हेडिंग में डाल के अब लिखो ताप संबंधी साक्ष्य। अब साक्ष्य देखेंगे, सबूत देखेंगे कि ताप में किस संबंधी को सबूत देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी के अंतर की दशा कैसी है। ये समझ में आ रहा है हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष पढ़ा हमने, प्रवेदन देखा, ज्वालामुखी देखा, लेकिन इससे पहले डालने से पहले एक लाइन लिख लो, एक लाइन ये लिख लो कि प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त जानकारी बहुत सीमित है। प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त जानकारी बहुत सीमित है, अतः भूगर्भ की विश्वसनीय जानकारी, जिस पर हमें थोड़ा भरोसा जमे, और क्या, अतः भूगर्भ की विश्वसनीय जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। बस ये लाइन लिखनी थी। अतः भूगर्भ की विश्वसनीय जानकारी, मतलब भरोसेमंद जानकारी अगर आपको जुटानी है, विश्वसनीय जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखो हम बिल्कुल लाइन से सब कुछ चल रहे हैं, उसमें कोई भी बस भूलना नहीं, बस चीज़ें कि हम इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम प्रत्यक्ष हमने पहले देख लिया, डायरेक्ट देख लिया, प्रत्यक्ष से हमें जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाई, पूरी पर्याप्त नहीं मिल पाई, तब हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ा। अब ये अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, कैसे करके हमने इस पर काम करा, वो हम देखेंगे, उसको समझेंगे। तो अब इसमें लिखा, वो लिखने के बाद अप्रत्यक्ष स्रोत हेडिंग डालो, उसके में अप्रत्यक्ष स्रोत के बाद में ताप दाब हमने 3 डाली एक साथ। तो पहले ताप लिख लो, ताप संबंधी साक्ष्य। ताप का मतलब टेम्परेचर, भाई तपन ही, ताप संबंधी साक्ष्य। साक्ष्य मतलब एविडेंस, सबूत। ठीक है, ताप संबंधी साक्ष्य डाला। अब देखो क्या है, कुछ वैज्ञानिक क्या बताते हैं, चलेगा जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी अप्रत्यक्ष में देखेंगे, अप्रत्यक्ष उसके अंदर देख रहे हैं क्या, ताप संबंधी। यानी हमने पहले देखा कि जो हमें जो जानकारी है प्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त हुई है वो सीमित है, मतलब उससे भी हम डायरेक्टली आइडिया लगा नहीं पा रहे हैं कि 6371 किलोमीटर की जो गहराई है उधर तक हम आइडिया लगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा अप्रत्यक्ष की तरफ बढ़ना पड़ा। और ये विश्वसनीय जानकारी बहुत है कि बहुत डेटा, बहुत रिसर्च करके बाद आया ये। तो ताप संबंधी साक्ष्य, यानी इसमें क्या है, कुछ वैज्ञानिकों अनुसार क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएं तो तापमान बढ़ता हुआ पाया जाता है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे जाने के बाद। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया और देखा भी है कि अगर नीचे जाते हैं पृथ्वी के नीचे तो तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा, कि बल धीरे धीरे गर्माहट बढ़ती रहेगी, ये वो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया। ठीक है, तो अब ये तापमान जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, जब नीचे जाते हैं हम तो तापमान बढ़ते हुए मिलेगा, उसका कारण क्या, वो मतलब यहाँ पर लिखो कि वैज्ञानिकों के अनुसार नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। नीचे का मतलब गहराई में, ठीक है, और गहराई नीचे कहाँ, किसके नीचे, पृथ्वी के नीचे, ठीक है। हाँ, नीचे जाने पर यानी गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण है डैश मार के लिखो,
ठीक है, यानी कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है। उन्हें वैज्ञानिकों ने कारण बताया कि अब उन्होंने पूछा तापमान बढ़ा, लेकिन ऐसा क्यों बढ़ रहा है, तो उसके कारण बताया जा रहा है। तो एक कारण क्या बताया, जिसके कारण क्या है, एक बताया कि पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा, पृथ्वी की अवशिष्ट क्या हुआ, नीचे जाने पर पृथ्वी नीचे जाने पर, यानी कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी में नीचे जाने पर या गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण है, मतलब उसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण क्या है, तो उसके कारण है अवशिष्ट ऊष्मा, यानी पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा। पहला लिखोगे पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा, इसे बोलते हैं रेजिडुअल हीट, रेजिडुअल मतलब बची हुई ऊष्मा, इसमें लिख लो इसका मतलब बची हुई, जो बची हुई है, अभी हम वो भी समझेंगे क्या बची हुई है। और फिर दूसरा क्या लिखोगे, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ या पदार्थों से विमोचित ऊष्मा, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों से विमोचित, यानी रिलीज, पदार्थों से विमोचित, ठीक, विमोचित ऊष्मा। और क्या है, दबाव जनित ऊष्मा, ठीक है। यानी कि अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं कि जो बहुत अज्ञान सा लग रहा है, अभिन्न सा लग रहा है, जाना लगभग हम पढ़ रहे हैं तो ठीक से समझ में तो आ रहा है चीज़ें कि अभी हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। जब हम इंडिया पहुँचेंगे तो बहुत आराम से क्लियर होगा। अभी हम डायरेक्टली इंडिया पे पहुँचते तो बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती। ये चीज़ें हमें पहले आनी चाहिए थोड़ी सी, ये ज़रूरी भी। और जहाँ पे इंडिया का पोर्शन आएगा हम समझेंगे कुछ बातें। लेकिन क्या है, यानी कि वैज्ञानिकों अनुसार क्या, अगर हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ रहा है, और ये बात सही भी, आप नीचे जाओगे तापमान बढ़ते हुए मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा इसका कारण क्या है, तो 3 कारण सामने मोटे मोटे आ रहे हैं। एक कारण क्या आ रहा है, पृथ्वी की अवशिष्ट ऊष्मा मतलब रेजिडुअल हीट, यानी बची हुई ऊष्मा। यानी कि ने कहा कि जब पृथ्वी बनी थी शुरुआत में तो एक आग का गोला थी, ऐसे बोलते हैं सब लोग, तो आग का गोला थी ऐसे बोलते हैं, शुरुआत में आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। तो बोलना कि अभी भी उसके अंदर कुछ आग बची हुई, ऊष्मा बची हुई है। वो जो बची हुई ऊष्मा है, इसके कारण पृथ्वी में अभी तक गर्मी ही नीचे, हम नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें अभी तक उसमें मतलब शुरुआत से बनी है, 4.6 अरब वर्ष हो गए, तो ऐसे बने। तो इसमें क्या है कि ऊष्मा अभी बनी हुई बची हुई है कुछ, वो धीरे ठंडी हो रही है अभी, समझ में आ रहा है। यानी एक कारण ये बताया उन्होंने कि पृथ्वी की भी बची हुई कुछ ऊष्मा बची है। जब पृथ्वी शुरुआत में बनी थी तो बहुत गर्म थी, तो अभी भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा बची हुई है, वो धीरे धीरे एक टाइम में बाद बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो गहराई के जाने बाद फिर बाद में तापमान नहीं बढ़ेगा। अभी क्यों तापमान बढ़ा हुआ पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम नीचे जा रहे हैं तो अभी उसकी जो ऊष्मा बची हुई है वो हमें मिल रही है। समझ में आ रहा है ये वाली बात। तो उन्होंने एक कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया जो इतना जम नहीं रहा है बाद में, कि ऐसे वाले बातें अभी हम इसको बताएंगे, इसको खारिज क्यों करा। फिर दूसरा कारण बताया कि कई रेडियो एक्टिव पदार्थों से विमोचित मतलब रिलीज, विमोचित का मतलब क्या, रिलीज, जो छूट रही है, रिलीज, विमोचित का मतलब क्या, रिलीज। तो कई रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनसे जो विमोचित ऊष्मा हो रही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब जैसे कैसे यूरेनियम, थोरियम है ना, पोटेशियम है, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिनसे अलग अलग ऊर्जाएं निकलती। बहुत सारी हम रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये सब, इनसे हम बहुत न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। इनसे जब वो ऊर्जा, इतनी सारी बिजली वगैरह बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारे रिएक्टर्स हैं वो सब बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। वो इन्हीं से, इन पदार्थों में इतनी ज़्यादा ऊष्मा है, इनसे हम बिजली आराम से बना सकते हैं और लाइफ टाइम चल सकती है। लेकिन क्या है, ये पदार्थों का लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं जब परमाणु बम बनवाने में, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा होती है तो विनाश के लिए भी काफ़ी है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा इनके यूज़ पर प्रतिबंध वगैरह बहुत सारे लगे, वो हम साइंस एंड टेक में थोड़ा सा कभी देखेंगे कि ये क्या है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ में एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, जैसे कौन, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ऐसे पोटेशियम। और इनके समस्थानिक और पढ़े कुछ, समस्थानिक संभारिक, आइसोटोप्स और पढ़े समस्थानिक क्या होते हैं पहले ये, और इनके समस्थानिक मतलब ये पदार्थ समस्थानिक क्या होते हैं भाई, मतलब जिनके परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ऐसे कुछ, मतलब ये क्या होते हैं, तत्व होते हैं ना, रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक। यानी कि जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है और द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। तो ये इनके समस्थानिक।
ठीक। ये मैं लिख सकता हूँ, भूलना जाऊँ बताने के लिए। तो क्या पृथ्वी की आपसी ऊष्मा हमने देखा, फिर रेडियो एक्टिव पदार्थों से भी एक कारण यह होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के नीचे ही पाए जा रहे हैं। इनमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है जो हम निकाल लेते हैं कहीं भी, इनसे इतनी ज़्यादा बिजली बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं। एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर हम सबमरीन, जैसे सबमरीन होती है ना, पानी है, पानी ऊपर है, इसके नीचे सबमरीन चलती है, ठीक है ना। तो सबमरीन सब देशों की सबमरीन होती है, अलग अलग होती है अपने बना, तो ये पानी के नीचे ही रहती है दरअसल। और पानी के नीचे रहती है, लेकिन क्या है, इन पर डीजल वगैरह बहुत अलग अलग ऊर्जा लगती है, लेकिन किसी टाइम पे ऊपर तो आना पड़ता है, थोड़ा सा एक टाइम में आना पड़ता है। और इनका काम होता है कि आपको बिल्कुल पानी में छुपा रहना, दूसरे देश को पता न लग जाए, आप उसके देश के पास में खड़े हुए हो, नीचे बिल्कुल पानी में डॉक करे हुए, जब अगर हमला में तो इसी से मिसाइल वगैरह छूट सकती है, आराम सब होता है। तो लेकिन अगर इस देश को पता ना लगे, होती है ऐसे करके सबमरीन से पता नहीं लग पाती, आपको रडार्स वगैरह आपको पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जब इन्हें ऊपर आना पड़ेगा, एक बार एक टाइम बाद तो ऊपर आना पड़ेगा, जब ऊपर आएंगे तब लग जाएगी, तब इनके रडार कैमरा वगैरह सब कुछ अच्छे सब देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये बार बार ऊपर ना आना पड़े, तो ऐसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर पावर ऐसे इन तत्वों का यूज़ करके हम बना लें कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक पानी में रह सकती हैं, कि बड़ी जल्दी नहीं आना पड़ेगा, दो तीन तीन हफ्ते में ऊपर आना पड़ रहा है वो नहीं, कई महीनों तक पानी में रह सकते हो। तो कई महीनों तक रहोगे, जब आपको पता टाइम आ रहा है ऊपर का, तो यहाँ से वापस हो जाओ, फिर यहाँ कहीं ऊपर आ जाओ अपने देश के किनारे, उनके देश किनारे मत दो, ऐसा ना हो। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन हम बनाना चाह रहे हैं, एक आध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हम पे ये पदार्थ मिल नहीं पा रहे हैं कि हम जितनी ज़्यादा बना पाएँ इसको, तो बहुत टाइम तक सबमरीन नीचे रहे, जैसे पता नहीं लग पाए। क्यों, इतनी ऊर्जा होती है इनमें, इतनी ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलते ना, फ़ोन वगैरह में एक बार बना लो छोटा सा, बहुत छोटा तब भी डाल दो, फ़ोन हमेशा चार्ज रहेगा, डाउन ही नहीं होगा, ऐसा करे मामला है। तो इसमें इतनी ज़्यादा ऊष्मा है, तो बता रहे हैं कि ये पदार्थ ऐसे हैं ज़मीन के नीचे, तो इनसे जो ऊष्मा निकल रही है, इसके कारण हमें नीचे गर्मी मिल रही है। हम नीचे जाते हैं इनके पदार्थ पर, जब नीचे गहराई में जाएंगे तो इनके कारण जो ऊष्मा रिलीज़ हो रही है, इनसे विमोचित ऊष्मा हो रही है, इसके कारण हमें गर्मी महसूस हो रही है। एक कारण बता रहे हैं अभी, एक कारण ने बताया कि पृथ्वी जब बनी थी शुरुआत में तो गोला सब गर्म गोला था, तो वो उसको अभी थोड़ी बहुत ऊष्मा बची, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो रिलीज हो अवशेष बची हुई ऊष्मा खत्म हो रही है, इस कारण हमें नीचे जाने में गर्मी मिल रही है। एक कारण बताया कि भाई इस कारण हमें गर्मी मिल रही है। एक कारण क्या, दबाव जनित ऊष्मा, मतलब दबाव जनित ऊष्मा का मतलब क्या है कि दबाव के कारण, ऐसा ना, किसी कुछ बहुत तेज दबाओगे, ऊपर से बहुत प्रेशर क्रिएट करोगे, तो उसके अणु क्या होंगे, पास पास में हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, अगर एक चट्टान है तो इसमें ऐसे ऐसे अणु फैले हुए हैं अभी, जब इस पर दबाव पड़ेगा तो इसका आयतन जो सिकुड़ेगा, ठीक है, तो इसके कण क्या होंगे, पास पास में आ जाएंगे, बहुत पास पास में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। पता नहीं, किसी चीज़ को दबाते हैं, जैसे ऐसे कोई पत्थर जो रबड़ होती है उसको दबाएंगे, और पत्थर को दबाएंगे तो वो भी एक टाइम में उसके अणु पास पास में आएंगे। ऊपर से दबाएगा आपके पास, आपको देखेगा पत्थर दबता नहीं, लेकिन पत्थर के अणु पास पास में आते हैं धीरे धीरे एक टाइम पे। तो वो अणु जब पास में आते होंगे तो इनके पर एनर्जी क्रिएट होती है, फिर ये गर्म होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब अणु पास में आते हैं, इनमें घर्षण पैदा होता है अलग से, ठीक है, वो सब बाद में, ये सब अलग साइंस का और जनरल साइंस का टॉपिक्स है। लेकिन यह कि दबाव पड़ने के बाद इन प्रेशर अगर इंक्रीज़ करोगे, इसका मतलब होता है इंक्रीज़ करना, बढ़ाने का मतलब, तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ करोगे, और वैसे क्या, ऐसे प्रेशर डालोगे जब इन पे, तो जब डालेगा प्रेशर तो इनके अणु जो पास पास में आते हैं, तो दबाव जनित बोल रहे हैं कि दबाव जो चट्टान है ना, इस चट्टानों से दबाव पड़ रहा है नीचे बहुत, तो जब इनसे दबाव पड़ रहा है ये सब चट्टानों से, इसके कारण नीचे ऊष्मा ज़्यादा, इनके अणु पास पास में, इसलिए ज़्यादा ऊष्मा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 3 कारण दिए गए, जिसमें से सबसे बढ़िया जो कारण है, अगर कोई पूछे कि क्यों हमें नीचे जाने पर गर्मी मिलती है, कोई पूछे किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, तो सबसे बढ़िया उचित कारण ये वाला है, इसको वरीयता देनी है हमें, कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, और सही में रेडियो एक्टिव पदार्थ नीचे हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसके कारण हमें ऊष्मा मिल रही है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा है नहीं, इसके खारिज यही होता है कि एक टाइम में अगर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो चट्टान टूट भी जाती है, फिर टूट जाएगी। अगर इस पर ज़्यादा दबाव पड़ा, आप सोच रहे हो कि ये इस पर दबाव पड़ेगा तो ऐसी बन जाएगी, ज़्यादा दबाव पड़ा तो ये ऐसे अलग अलग बन जाएगी, तो इसके अणु बहुत दूर दूर होगा, फिर तो अब तो फिर गर्म क्यों मिलेगा, फिर तो और ठंडा मिलेगा, ठीक है। यानी कि दबाव जनित से भी सीधा संबंध नहीं है। और पृथ्वी की अपशिष्ट ऊष्मा, अगर बची ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो अब तक भाई इतना टाइम हो गया पृथ्वी को, 4.6 अरब वर्ष बनी हुई, अब तक ठंडी हो जानी चाहिए। जब अगर आप कर रहे हो किस दर से रिलीज हो रही है, दर बताओ, इस दर से तब तक ठंडी हो जानी चाहिए, बिल्कुल बर्फ़ का गोला बन जाना चाहिए फिर से। तो ये भी नहीं जमा उतना, और ये भी नहीं जमा, मतलब एक हद तक बात ठीक है, लगभग, और ये भी एक हद तक बात ये भी ठीक है कि मतलब तो जब कुछ कम्पैक्ट होंगे पास में आएंगे तो गर्म तो होता है, लेकिन कई बार ज़्यादा दबाव के बाद चट्टानें टूट भी जाती हैं। अगर उनका गलनांक है जो चट्टानों का, जो गलनांक और बहुत हाई नहीं है कि वो मतलब इतनी जल्दी नहीं टूटे, प्रेशर झेल सकती हैं वो, तो गर्म पड़ जाएंगी। लेकिन उनके पास प्रेशर झेलने की शक्ति नहीं, तो एक हल्का दबाव पड़े तुरंत टूट जाएंगे। कोई पत्थर होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, छोटे पत्थर जल्दी टूट जाता है, कोई पत्थर होता है उसको कितना ही बहुत ज़्यादा हिट करो तब भी नहीं टूटता है। तो वो पत्थरों की उनकी आकृति या उनकी शेप वगैरह उनके ऊपर डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब पूरा तो सही नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है कि यहाँ गर्म पड़ते हैं, ठीक है, अलग बात है दबाव से, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, ये वाला, ठीक है।
ये भी समझ लेना, इस पर बीच में अच्छे से टिक लगा लो कि अगर कभी एग्जाम में पूछे कि और कहीं पे आ जाए कि हाँ कोई क्वेश्चन लिख के आ जाए कि उसमें पूछ लें कि पृथ्वी के नीचे जो नीचे जाने पर गर्माहट महसूस होती है, तापमान में वृद्धि होती है, वो उनके कारण क्या क्या है, ये सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त कारण ये वाला है कि पृथ्वी के नीचे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम और इनके समस्थानिक भी, यानी कि परमाणु संख्या जिनकी समान होती है और परमाणु द्रव्यमान, वो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है लेकिन संख्या समान होती है, उनको समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो वो और इनके समस्थानिक, तो इनके कारण जो रिलीज हो रही है विमोचित ऊष्मा हो रही है इसमें से, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है। अब क्या है, तापीय प्रवणता, भूतापीय प्रवणता, यानी कि गहराई में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब वृद्धि की दर क्या है, मतलब ठीक है आप कह रहे हो नीचे जाने पे, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर नीचे चले जाओ आप, ये सतह है आपकी पृथ्वी की सतह, सरफेस ऊपर की, प्रति 32 मीटर यानी मीटर, यानी कि 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यानी कि यहाँ पे जितना तापमान है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाएगा। अगर यहाँ 40 है तो 39 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा? यानी कि ऊपर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर माना हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और 32 मीटर नीचे चले गए, मीटर है, किलोमीटर नहीं चल रहे हैं, मीटर तो बहुत छोटा था, और 32 मीटर चलेगा तो 38, फिर ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है, इसे बोलते हैं भूतापीय प्रवणता, जियोथर्मल इंडिकेट, यानी कि क्या होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये मानना लिखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पे अलग, कहीं पे 44 है, जैसे कहीं गर्मी पड़ती है 44 हो गया, 40-50 हो गया, कहीं पे 30 है, कहीं 15 है, ठीक है, कहीं पे माइनस में टेम्परेचर है, वो अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर नीचे जाने में गिरेगा कैसे कि 32 मीटर, प्रति 32 मीटर पे, यानी लिखो प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम, ये लिखो। यानी गहराई में जाने पर, अब नीचे लिखो पैरा चेंज करके, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि दर, लेकिन हमने क्या कर लिया, तापमान वृद्धि दर, सॉरी ऐसे लिखना, 40 है यहाँ तो 41 होगा जाके ना, वो उसमें हम वहाँ पहुँच गए 41, तापमान वृद्धि होगा ना, तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा ना, ये भी तो ध्यान होगा भी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, सही कर लेना थोड़ा सा, 40-39 वाली वो भी आगे पता करेंगे क्यों आ गया दिमाग में अचानक से। तो तापमान में वृद्धि हो रही नीचे जाने पर 40 डिग्री, फिर 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो गया, लेकिन प्रति 32 मीटर पे नीचे जाने पे ये तो क्या लिखा हमने, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि दर बराबर मैथ का साइन लगा ना, बराबर वाला, बराबर, यानी क्या लिखोगे प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये औसत में बता दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया, प्रति 32, यानी कि तो तापमान वृद्धि दर लिखा हमने, वृद्धि दर का मतलब बढ़ना, तो तापमान वृद्धि क्या होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, प्रति 32 मीटर जाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या है, इसकी इस बात की खारिज करा गया, इसको थोड़ा सा बताया, लिखिए बराबर प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, इसे भूतापीय प्रवणता कहते हैं, लिख लो, किसको, जो प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे बोलेंगे भूतापीय प्रवणता, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लिखूं, ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट, यानी कि भूतापीय प्रवणता क्या है, क्वेश्चन आ चुका है और कि भूतापीय प्रवणता क्या है, यानी कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा ना कि कम, उसके लिए सॉरी, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा ये। फिर क्या हुआ, अब इसमें ना शुरुआत में जब ऐसा होता है ना, रिसर्च वगैरह आती रहती हैं, तो फिर उसमें बाद में संशोधन होते रहते हैं, किसी ने कुछ कहा फिर बाद में कुछ कहा, तो अब यहाँ पे ये आइडिया लग गया। इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आप प्रति 32 मीटर ऐसे ही नीचे बढ़ते चले जाओगे, यानी कि आप पृथ्वी का ऐसी है और हर 32 मीटर पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो ऐसे तो नीचे जब आप यहाँ पहुँचोगे, केंद्र में पहुँचोगे, तो यहाँ पर तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, 6371 किलोमीटर जाना है, और यहाँ तो मीटर पर बढ़ रहा है। अगर 32 किलोमीटर पर बढ़ रहा तो ठीक है, तो एक बार तब भी इतना गर्म नहीं होता। तो यानी गर्माहट जब बढ़ रही है, अगर 32 मीटर नीचे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। अगर हम इसको मोटा मोटा 1 मीटर भी मान लेंगे तब भी बहुत हो जाएगा, मतलब
यानी कि 30 मानेंगे 1000 किलोमीटर, अगर इसको मीटर मानेंगे 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो अगर हम ऐसे इसी दर से चलते रहें प्रति 32 मिनट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें जाना कितने किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक जाना है। जब 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं और 6000 किलोमीटर में, इससे भी गुणा कर लो 1000 की, तो बहुत हो गए। तो इतने मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा नीचे। तो जबकि हमने देखा है कि जो औसत तापमान सतह पर, ठीक है, वो लगभग ऐसे रहता है 50 के आसपास रहता है, कभी 15 हो जाता है, कहीं तो 15, और कहीं पे देखेंगे कहीं पे 50 मिल रहा है, कहीं पे माइनस मिल रहा है। तो इनका सबका औसत निकाल के 15 डिग्री सेंटीग्रेड घूम के आता है लगभग। औसत का मतलब समझते ना, कि जैसे कहीं पर ज़्यादा है, जैसे यहाँ 50 है, ठीक, और यहाँ पर अगर 40 है, यहाँ पर 30 है, ठीक, और तो इसका औसत कहीं पे देखो, कहीं पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, कहीं पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे औसत तापमान क्या है। तो औसत का मतलब कैसे निकालते हैं मैथ में, इनको 50 और इन सबको 3 को जोड़ा, और जितने हैं 1 2 3 एंटिटी है तो 3 से भाग लगा दी, तो 5 4 9 3 12, यानी कि 120 आ गया, और आ गया 3, तो 3 से भाग लगाई, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कहीं किसी जगह, कोई जगह, एक जगह यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, एक जगह यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, एक जगह यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे इनका सबका औसत तापमान क्या है। तो औसत तापमान निकल क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि नहीं कि जैसा तापमान यहाँ है वो सब जगह है। औसत तापमान का मतलब होता है कि कम कहीं पे कम, कहीं पर जाता है, उसको एक एवरेज बता दिए कि एवरेज क्या है। तो ये बता रहे हैं कि जो 6371 किलोमीटर है, तो पृथ्वी की सतह पर जो औसत तापमान माना गया वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, कि पृथ्वी की सतह लगभग 15 डिग्री, यानी कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे जगह गर्मी पड़ती है तो कहीं पे 40-44 हो जाता है, कहीं पे माइनस में भी टेम्परेचर है। तो इन सबको जोड़ जोड़ के एक एवरेज निकाला तो हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, यानी कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और फिर नीचे जाने पर 5500 600 6000 के आसपास, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 5500 क्या लिखूँ पड़ा था, 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऐसा में केंद्र पे, ये पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पहुंच जाएंगे। तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो हमें ये नहीं मिल पाएगा। यानी कि हमें पता है कि हमने अनुमान, मतलब पृथ्वी ऐसे अनुमान लगा के निकाल लिया कि ऊपर तो तापमान हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड सतह पर, केंद्र पर तापमान हमारा कितना है 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख लो, ठीक है। यानी कि सतह पर तापमान, आपने जब वो लाइन लिखी उसके बाद लिख लो बराबर इसका लिखा, और इसे भूतापीय प्रवणता कहते हैं, तो इसे लिख लो। लेकिन हमें ज्ञात है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केंद्र पर तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अनुमानित किया गया है। यानी हमें पता है, यानी कि ऐसा है, यानी कि हमें ज्ञात है कि पृथ्वी की सतह पर तापमान या औसत तापमान, औसत जरूर लिख लेना, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पृथ्वी के केंद्र पर तापमान 5500 डिग्री से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पृथ्वी की जो सतह केंद्र है वो इतना गर्म है, ठीक है। तो ये वाली जो बात है कि प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे बढ़ते रहेगा तो हमें ये तो नहीं पहुँच पाएंगे, इससे ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो 32 मीटर पर ही बढ़ रहा है। तो अगर हम ऐसे, यानी कि हम इसको 1 मीटर भी मान लें, अगर हम कह देंगे 1 मीटर भी जाने पर चल रहा है, 100 भी मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे, और मैक्सिमम उधर से चले उल्टा तो 100 कर लेंगे, तब भी 6000 नहीं पहुँच पाएगा, 6000 से कई ज़्यादा पहुँच पाएगा, क्योंकि हमें कितना जाना है 6371 किलोमीटर, यानी कि 6000 गुणा 1000 कर दें, ठीक है, तब इतने मीटर हमें नीचे जाना है, तो बहुत हो जाएगा। तो हमें इतना तापमान इससे ज़्यादा मिलेगा हमें, यानी कि पृथ्वी नीचे बहुत गर्म मिलेगी, जो हमें तापमान हमें ज्ञात है कि यहाँ पे तो केंद्र पे इतना तापमान है, इतना होना चाहिए। तब क्या निकल के आया, जो हमने परिभाषा ऊपर लिखी कि पृथ्वी की गहराई पर नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि दर होती है और प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अब उसको संशोधन करके क्या लिखेंगे हम, अब लिखो, अब ऐसे लिखो, यानी गहराई में जाने पर, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना ऐसे करके, गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि में तो दर होती है, तापमान ऐसे लिखो तापमान दर, सॉरी तापमान वृद्धि बोलते, तापमान दर में तो वृद्धि होती है, गहराई में जाने पर तापमान दर में तो वृद्धि होती है, लेकिन तापमान दर में तो तापमान वृद्धि दर में, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी आती है। गहराई में जाने पर तापमान में तो या तापमान दर में तो वृद्धि होती है,
लेकिन गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि दर में कमी आती है। ठीक, ये बात समझे जो लिखी हमने? थोड़ा सा नहीं समझे होगा ना। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं गहराई में जाने पर तापमान में तो वृद्धि होती है, कि गहराई में जाओगे आप तापमान वृद्धि, ये बात ठीक है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी होती है। यानी कि अभी यहाँ पर आप सतह पे यहाँ पे खड़े थे, ये सतह है आपकी, ठीक, इसके बाद मान लो आप नीचे यहाँ पहुँच जाओगे, इसके बाद मान लिया नीचे यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपकी वृद्धि दर हमने मान लिया कि आप प्रति 32 मीटर जा रहे हो नीचे, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है तापमान। ठीक है, तो यानी कि आपने कहा कि आपने कह रहा है कि आप गहराई में जाने पर तापमान में तो वृद्धि हो रही है, ये बात देख रही है। अब जो लेकिन वाली बात समझो कि लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी आ जाती है, यानी कि अभी 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, अब तो तापमान वृद्धि दर हो रही है, यानी कि अब 32 मीटर, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ेगा, नीचे जाएंगे, मान लो 32 मीटर आप फिर से और नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, अब इससे कम बढ़ेगा, मान लिया हमने 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे मान लिया हमने, यानी कि जो वृद्धि दर है, तापमान की वृद्धि दर है, बढ़ने की दर है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत इतना गर्म नहीं पा पाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा गर्म पाएंगे, तो हमें क्या है धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अभी यानी कि 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, आपकी 32 मीटर चले जाएंगे, या यहाँ से बढ़ा लो कि यहाँ 50 मीटर जाओगे और नीचे जाओगे, 50 मीटर जाने पर भी 0.5 बढ़ेगा, अभी तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है। थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि बाद में जो वृद्धि दर है वो कम हो जाएगी, यानी कि नीचे जाने पर जो आप अभी 32 मीटर जाने पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ मिल जा रहा है, बाद में आप 32 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, हो सकता है आप 50 मीटर भी चले जाओ तब भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना बढ़े, या हो सकता है 100 मीटर जाओ तब जाके 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि तापमान जो वृद्धि दर है उसमें तो कमी आ जाएगी, लेकिन तापमान फिर भी बढ़ेगा, कुछ भी बढ़े, चाहे 0.1 के हिसाब से बढ़े, 0.2 के हिसाब से बढ़े, या 0.001 के हिसाब से बढ़ेगा जरूर, लेकिन जो वृद्धि दर है वो कम हो जाएगी। अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा था, बाद में 0.5 बढ़ सकता है, 0.8 बढ़ सकता है, 0.7 बढ़ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो वो लाइन लिखी वो यही है कि अब यानी कि अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि होती है, तो ये बात ठीक है। लेकिन कहते हैं गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि दर बढ़ती है, तो गलत है। गहराई में जाने पर तापमान वृद्धि दर नहीं बढ़ती है, तापमान वृद्धि दर में कमी आती है, लेकिन तापमान बढ़ता है। ये चीज़ समझ रहे हो? तापमान एक चीज़ अलग है और तापमान वृद्धि दर, तापमान का मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान है ऐसा, और तापमान वृद्धि दर का मतलब है कि कितना दर से तापमान बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे दर था 35 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो अब 32 मीटर पर नहीं 50 मीटर पे बढ़ेगा मान लो, और नीचे चलेंगे, अब यहाँ पे भैया आप 100 मीटर जाया करो तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसे नहीं, यानी कि तापमान की जो वृद्धि दर है इसमें कमी आ रही है। ठीक, तापमान तो बढ़ेगा नीचे जाने पर। तो इससे हमें जानकारी, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं, लेकिन यानी तापमान से हमें जानकारी मिली, तापमान के बारे में हमें जानकारी, अब पृथ्वी का अंतरिक्ष तापमान संबंधित जानकारी मिली, यानी कि नीचे जाने में तापमान बढ़ रहा है वो हमें पहले पता था, लेकिन तापमान बढ़ रहा है, लेकिन क्या है तापमान की वृद्धि दर कमी आ रही है, ये हमें तापमान संबंधी साक्ष्य मिल गया। ठीक, अब हम डालेंगे अब हम दाब खेल आराम से दाब बोल दो, क्या क्लास ले रहे हैं अभी।